हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अपक्षय वेदरिंग। आइए हम अपक्षय का अध्ययन करते हैं। देखिए, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें बाह्य कारकों जैसे पवन, वर्षा, तापमान परिवर्तन और सूक्ष्म जीवाणु, पौधे और जीव जंतुओं द्वारा विघटित एवं अपघटित की जाती है। अपक्षय जो है हमारे पारिस्थितिकी का मुख्य आधार है। अपक्षय प्रक्रियाएं मृदा निर्माण, अपरदन एवं बृहद संचलन के लिए आवश्यक होती हैं। चट्टानों का अपक्षय एवं निक्षेपण देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमीनियम और तांबा जैसे अयस्कों के संकेंद्रण में भी काफी सहायक होती हैं। अपक्षय इसमें चट्टानों का टूट-फूट होता है, चट्टानों को विघटित करती हैं और एक मुख्य विशेषता ये है कि अपक्षय में वो चट्टानें जो टूटती हैं, वो एक स्थान पे ही स्थिर रहती हैं, उसी स्थान पे टूटती-फूटती हैं या उनका विघटन होता है, वो गतिशील नहीं होती हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए, अपक्षय जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला भौतिक अपक्षय यानी फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग और तीसरा है जैविक यानी बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये 3 प्रकार का होता है। इन तीनों प्रकारों का हम एक-एक करके अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले भौतिक अपक्षय को कि भौतिक अपक्षय क्या होता है। देखिए, भौतिक अपक्षय ऐसी प्रक्रियाएं हैं इसमें कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन, विस्तारण बल, शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों द्वारा नियंत्रित जल का दबाव। यानी ये सारे जो जो भी भौतिक कारक है उनके द्वारा चट्टानों पे जो प्रभाव पड़ता है उनके द्वारा हमें चट्टानों का विघटन देखने को मिलता है। तो भौतिक अक्षय में यही सारे चीजें हो गई। आगे इसमें होता है भार विहीनीकरण एवं विस्तारण। इसमें क्या होता है, ये भी भौतिक अपक्षय का ही प्रकार है। इस द्वारा भी भौतिक अपक्षय होता है, जैसे कि लगातार अपरदन के कारण जो ऊपरी सेल है उन सेलों के भार से ऊर्ध्वाधर दबाव मुक्त हो जाता है। यानी ऊपर की जो सेलें होती हैं उनके अपरदन द्वारा धीरे धीरे उनका भार खत्म होता जाता है, जिससे चट्टानों का विघटन होता है और इस प्रक्रिया द्वारा बने बड़े चिकने गोलाकार गुंबद को हम अपसल्कन गुंबद कहते हैं। अपसल्कन गुंबद। इसमें क्या होता है कि ऊपरी चट्टानें धीरे-धीरे अपक्षय द्वारा टूटती जाती हैं, टूट के परत दर परत हटती जाती हैं। लास्ट में एक चिकना गुंबदाकार भाग बचता है, तो उसे हम कहते हैं अपसल्कन गुंबद या फिर वो गोलाकार गुंबद जो है अपसल्कन प्रक्रिया द्वारा उसका निर्माण हुआ है। तो ये प्रकार है अपसल्कन का। और इसमें एक होता है तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण, यानी तापक्रम में परिवर्तन के द्वारा क्या होता है कि वो जो चट्टानें हैं टूटती हैं। यानी ये अधिकांशतः शुष्क जलवायु एवं अधिक ऊंचे क्षेत्रों में जहाँ की दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है, ऐसी प्रक्रियाएं प्रभावशाली तरीके से होती हैं। और इस प्रक्रिया में वहाँ की जो चट्टानें हैं, चट्टानों के अंदर विद्यमान खनिज जो है तापक्रम के बढ़ने पे फैलते हैं एवं तापमान गिरने पे संकुचित होते हैं। तो यही आंतरिक संचलन चट्टानों को कमजोर बना देता है एवं चट्टानों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण करता है। उदाहरण ग्रेनाइट शैलों के टार जो बनता है, यानी उसमें जो खनिज है तापमान बहुत बढ़ेगा तो पिघल करके वो फिर वो फैलते हैं और फिर जैसे ही तापमान कम होगा तो सिकुड़ते हैं। इस क्रिया द्वारा उनमें क्रैक पड़ते हैं और ऐसे चट्टानों का विघटन होने मतलब होता हुआ हमें दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं हिमीकरण, पिघलन एवं तुषार रेजिंग। यानी इसमें कैसे होता है। देखिए, जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के दरारों एवं छिद्रों में बार बार हिम के जमने और पिघलने से तुषार का अपक्षय होता है। अर्थात जब वो चट्टानें होती हैं दरारों में, जो शीत प्रदेश के चट्टानें हैं उसमें जल भर जाता है और वो क्या होता है कि फिर जब बर्फ बनता है तो बर्फ बनता है तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ने से वो उसमें वो चौड़ी होती हैं, तो उस चौड़ी होने के साथ-साथ वो दरारें भी जो हैं वो भी चौड़ी होती हैं। जैसे ही फिर तापमान कुछ बढ़ता है तो वो पिघल जाता है। इससे वो फिर क्या होता है, जल धारण करके वो अपना वहाँ से हट जाती हैं। तो इस तरह से बार-बार, बार-बार ये क्रिया होती रहती है। तो इस तरह से भी क्या होता है कि चट्टानें टूटती हैं। यह प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊँचाइयों पर घटित होती है, यानी अत्यधिक ऊँचाइयों पे जो ऊँचाई भाग है, पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं या फिर ऐसी प्रक्रिया हमें शीत प्रधान प्रदेश है उसमें भी देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? ये दूसरा प्रकार है। इसमें ये होता है कि इसके अंतर्गत विलयन, कार्बोनेशन, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण चट्टानों के अपघटन का कार्य करते हैं। इसमें घोल विलयन, जल या अम्ल के संपर्क में आने पर अनेक जो ठोस पदार्थ होते हैं वो विघटित होकर के जल में मिल जाते हैं
उदाहरण के तौर पे हम देखें तो जैसे चूना पत्थर में विद्यमान जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम या बाइकार्बोनेट जैसे खनिज होते हैं, वो जैसे जल के संपर्क में आते हैं तो वो कार्बनिक एसिड युक्त जल में घुलनशील हो जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे अपक्षय हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण। इस प्रक्रिया में खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग होता है, जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक लौह, मैग्नीज एवं गंधक शामिल होते हैं और ये न्यूनीकरण की प्रक्रिया जो कि ऑक्सीजन के अभाव में होती है, उसके कारण भी चट्टानों का अपक्षय होता है। तो इस प्रकार से ये सारे खनिजों के संयोग द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चट्टानों का जो भी उसमें खनिज, लोहा, मैग्नीज या गंधक जो भी उपलब्ध है, उपस्थित है, उन सबसे जल अभिक्रिया करके जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन उन खनिजों से अभिक्रिया करके उनका विघटन करता है और वो विघटित हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं जैविक अपक्षय यानी बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें देखिए ये होता है कि इसमें जीवों की वृद्धि या संचलन के कारण होने वाले जो अपक्षय एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों का स्थानांतरण होता है। यानी जैसे कि ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जैविक अपक्षय है, तो इसमें जीव जंतुओं व वनस्पतियों द्वारा इसमें उनका योगदान अधिक होता है सैलों के विघटन में। तो इसमें हम देख पा रहे हैं चित्र में जैसे कि ये वनस्पतियां हैं, तो ये जड़ों द्वारा उस चट्टान में फैल करके उन चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे और जंतु हैं, जैसे चूहा हो गया, तो वो भी बिल के द्वारा भी कहीं न कहीं उस चट्टान का अपक्षय करता है, उसका विघटन करता है। इसी तरह से जैसे पालतू जानवर है या गाय या भैंस है, ये जब ये जब खाली जो मैदान होता है उसमें चरने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे इनके खुरों द्वारा भी कुछ हद तक अपक्षय किया जाता है। तो इस तरह से जैविक अपक्षय में हमें अधिकांशतः जीव-जंतु, वनस्पतियों का ही अधिकांशतः रोल देखने को मिलता है और इसमें मानवीय अभिक्रियाएँ भी शामिल होती हैं जैविक अपक्षय में। इसमें शैवाल पोषक तत्वों, लौह एवं मैग्नीज ऑक्साइड के संकेंद्रण में सहायक होता है और पौधों की जड़ें भी पदार्थ पे दबाव डालती हैं, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। तो इसका जैविक अपक्षय का यही है कि इसमें जीव जंतुओं व वनस्पतियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।